नमस्कार। हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्याकाश में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की वरिष्ठ लेखिका सुधा जुगरान जी की कहानी एक उदास शाम। कहानी में लेखिका ने पुरानी यादों को अपने मन में संजोकर रखने वाली कहानी की प्रमुख पात्र हेमलता के मन का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। हेमलता अपने बचपन के पहाड़ी जीवन की सुंदर यादों को मन में संजोए हुए है और मौका मिलते ही वह पुनः पहाड़ पर बसे अपने गांव उन्हीं सुखद यादों को दोबारा जीने पहुंच जाती है। किंतु वहां समय के साथ हुए परिवर्तन को देखकर अत्यंत उदास हो जाती है और पहाड़ों की उस ढलती हुई शाम की उदासी ओढ़े हुए वह शहर वापस आ जाती है। तो शुरू करते हैं कहानी एक उदास शाम। अजय पहाड़ के दौरे पर जा रहे थे। मैं भी आपके साथ चलूं इस बार? हेमलता ने पूछा। मेरे साथ क्या करोगी? पहाड़ी रास्तों की यात्रा तुम्हें सूट नहीं करती और फिर अभी तो बच्चे रहकर गए हैं। तुम थकी हुई भी हो, आराम करो। नहीं, ऐसी भी थकी हुई नहीं हूँ मैं। प्लीज़ ले चलो ना, एक बार गढ़वाल जाना चाहती हूँ। इस तरह जिद कर वह अजय के साथ चली आई थी। पहाड़ी रास्तों पर उसकी तबीयत वाकई खराब हो जाती है, पर उसने दवाई ले ली थी। कार अपनी पूरी रफ्तार से सर्पीली सड़कों पर भाग रही थी। अक्टूबर माह की शुरुआत थी। बरसात के बाद प्रकृति अपने पूरे शबाब पर थी। हरी चादर ओढ़े सैलानियों के लिए अपनी बाहें पसारे। उसके अंदर का कवि जैसे अपनी भावनाओं को आकार देने को तैयार ही था कि उसकी नज़र बगल में बैठे अजय पर पड़ी, जो कि निर्निमेष उसे ही निहार रहे थे। क्या सोच रहे हो? वह भी मुस्कुरा दी। कुछ नहीं, सोच रहा था कि वर्षों हो गए हैं तुम्हें पहाड़ छोड़े हुए, पर अभी तक वहाँ का मोह न छूटा, जहाँ तुमने अपनी जिंदगी के बस थोड़े से ही साल बिताए थे। वही तुम्हें अब भी अपना लगता है। और लखनऊ, जहाँ तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत गई, वहाँ से अब भी नहीं जुड़ी। तुम नहीं समझोगे, तुम पहाड़ी नहीं हो ना। अपनी जड़ों को भुला पाना इतना आसान नहीं। इस बार मैं जहाँ भी जाना चाहूँगी तुम मुझे नहीं रोकोगे। मुझे अपने पैतृक गांव जाना है। वह आंखों में ढेर सारा अनुरोध भरकर बोली। ओ हेमा, तुम भी ना। अजय हल्के से मुस्कुरा दिए। जिस बचपन को ढूंढते हुए गांव जाना चाहती हो, उसके अवशेष भी अब वहां नहीं बचे होंगे। कौन पहचानेगा तुम्हें अब वहां? फिर अब वहां भी वह बात कहाँ होगी? परिवर्तन की बयार तो सभी जगह बह रही है। फिर भी वह इसरार करती हुई बोली, लोग ना सही, जगह तो वही होगी ना। खेत तो वही होंगे, घर तो होंगे, कुछ तो होगा। अब जिंदगी की शाम है अजय, इसके बाद ना जाने कब मौका मिले, और मिले भी तो उम्र भी बढ़ रही है। तुम भी रिटायर होने वाले हो। पहाड़ों की यात्रा कर पाएं ना कर पाएं, जैसा तुम चाहो कर लो। मैं तो 2 दिन व्यस्त रहूँगा। तुम ड्राइवर के साथ जहाँ जाना चाहती हो चली जाना। अजय नई टिहरी जाकर व्यस्त हो गए। उनके कई कार्य थे। पहले वह पुरानी टिहरी देखने गई, लेकिन वहाँ का मंजर देखकर आंखों में यादों के आंसू आ गए। पुरानी टिहरी की यादें तो जहन में ज्यों की त्यों थीं, पर यथार्थ में वहाँ अब एक भयावह झील के सिवा कुछ शेष नहीं था। झील को देखकर वह सोच रही थी कि इस झील की अतल गहराइयों में वह सब होगा जो उसने बचपन में जिया है, जो उसकी अतल गहराइयों में अभी भी जीवित है। वे सड़कें, वे दुकानें, वह टिहरी का बाजार, कहाँ गया एक हंसता बोलता शहर, शहर का घंटा घर, और भी ना जाने क्या क्या। पर नई टिहरी की खूबसूरती भी अपने आप में बेमिसाल थी। वे जिस भवन में ठहरे थे वह काफ़ी ऊंचाई पर था। वहाँ से नीचे देखने पर नई टिहरी की बेमिसाल खूबसूरती आकर्षित करती थी। एक दूसरे की गलबहियाँ करती पहाड़ियाँ और उनके शिखरों पर तैरते बादलों के टुकड़े, गहरी घाटियाँ और उनमें विलीन होता आसमां। दूसरे दिन वह ड्राइवर के साथ अपने पैतृक गांव की तरफ चल दी। उसने कुछ लोगों से गांव के बारे में पूछा तो पता चला
कि जहाँ की पहाड़ी को चढ़ते वे कई बार थकते थे और सुस्ता सुस्ता कर अपनी यात्रा पूरी करते थे, अब वहाँ सड़क जाती है। उसे खुशी हुई गांव की इस उन्नति पर। ड्राइवर उन्होंने देहरादून से बदला था। उनका लखनऊ का ड्राइवर पहाड़ी रास्तों का अभ्यस्त नहीं था। ड्राइवर पहाड़ी था। पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाने का वह पूरी तरह अभ्यस्त था। वह चुपचाप खिड़की के बाहर नज़र टिकाए इठलाती झूमती नई नवेली प्रकृति को निहार रही थी। सीढ़ी नुमा खेतों में लहराती फसल और ससराती हवा में घुली हुई उनकी खुशबू। ड्राइवर बीच बीच में पहाड़ी धुन में कुछ गुनगुनाने लगता तो हेमा को लगता कि जैसे प्रकृति ही उसके साथ गुनगुना रही है। रह रहकर बचपन स्मृतियों में कौंध रहा था। कुछ भूले हुए गीत जो वे वर्षों पहले बचपन में गाते थे, उनके टूटे फूटे बोल स्मृतियों में दस्तक दे रहे थे। उसका दिल कर रहा था कि वह भी कोई पहाड़ी गीत गुनगुनाए, लेकिन उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। एक अरसा गुजर गया। उसने गांव से 10वीं पास किया था। उसके बाद उसके पापा का तबादला लखनऊ हो गया था। वे सरकारी नौकरी में थे। उसकी बाकी की शिक्षा दीक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं विवाह हुआ। पति भी सरकारी नौकरी में थे। उसके एक बेटा व बेटी दोनों ही विवाहित व अपने परिवार में मगन हैं। वह खुश थी अपने परिवार में, पर पता नहीं उसकी स्मृति में कौन उसे आवाज़ देता था। फिर धीरे धीरे उसे लगने लगा बचपन की जो स्मृतियाँ उसके जेहन में कैद हैं, वही उसे आवाज़ देकर बुलाती हैं। उन्हीं स्मृतियों के वशीभूत वह इस समय जिद करके अजय के साथ चली आई थी। बचपन के वे नाम ठुमा, मांडवी, उद्धव, अंबिका, सीताराम और भी ना जाने कितने ही संगी साथियों के नाम उसे याद हैं। और सबसे अधिक वह जिसको मिलने को व्याकुल हो रही थी, वह थी उसकी सहेली और पड़ोसी अंबिका। ना जाने कहाँ होंगे वे सब और किस हाल में होंगे। आज सब एक साथ अगर फिर से मिल जाएं, तो क्या वैसे ही ढेर सारी बातें हो पाएंगी? उनके साथ या फिर समय का अंतराल उनकी आवाज़ बंद कर देगा, या फिर उनके बीच कोई विषय ही नहीं होंगे बात करने के लिए? पता नहीं, पर काश वे सब उसे मिल पाते। इनमें से कोई भी उसे गांव में मिल जाता तो उसका गांव आना सार्थक हो जाता। एकाएक उसे कार का झटका लगा तो वह वर्तमान में लौट आई। ड्राइवर ने कार मुख्य सड़क से गांव की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क की तरफ मोड़ दी थी। अब कितना रास्ता बाकी है? उसने ड्राइवर से पूछा। बस थोड़ा ही है मेम साहब, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ये सड़क कहाँ तक चली गई? ये आपके गांव से भी आगे जाती है मेम साहब, अभी काम चल रहा है। वह चुप हो गई। सड़क के दोनों तरफ देखने लगी, शायद कोई पहचान के निशान नजर आ जाएं, लेकिन लगता था जैसे किसी अपरिचित जगह पर आ गई हो। 40 साल हो गए थे उसे गांव छोड़े हुए। वह अभी सोचों में गुम थी कि कार गांव के समीप पहुंच गई। मेम साहब, कार तो यहीं खड़ी करनी पड़ेगी, यहाँ से 5-7 मिनट का पैदल रास्ता है। ड्राइवर की बात सुनकर वह नीचे उतर आई, अपना पर्स उठाया, साड़ी का पल्ला ठीक किया और नज़र उठाकर गांव की दिशा में देखा। गांव की झलक दूर से ही दिख रही थी। वह सधे कदम रखती हुई ड्राइवर के साथ गांव की तरफ चल दी। गांव में पहुंचकर वह खड़ी हो गई। अब कहाँ जाए और कहाँ से शुरू करे अपनी पहचान की मुहिम? कौन से घर का दरवाज़ा खटखटाए? 40 साल बाद जिस बचपन को ढूंढते हुए वह अपने गांव के मुहाने पर आ खड़ी हुई थी, उस गांव की स्मृतियों से तो वह लुप्त हो चुकी थी। सिर्फ उन अवशेषों को जो शायद किसी की स्मृतियों में हों, खुरच कर ताज़ा करना था कि कोई उसे पहचान पाए और वह खाली हाथ वापस ना जाए। वह गांव पहुंच चुकी थी। अधिकतर घरों का अब काया पलट हो चुका था। सड़क पहुंचने से गांव पर कुछ कुछ कस्बाई रंग चढ़ चुका था। खपड़ैल वाले घरों की जगह अब लिंटर वाले घर थे, इसलिए पहचान में भी नहीं आ रहे थे। उनका अपना घर पापा ने तभी बेच दिया था, उस घर को भी वह अब नहीं पहचान पा रही थी। फिर भी एक घर को देखकर उसे लगा शायद यह सोनी चाची का घर है। अंबिका सोनी चाची की बेटी थी और उससे 4 साल छोटी थी।
वह उसकी माँ को चाची कहकर बुलाती थी। अंबिका उससे छोटी जरूर थी, पर सबसे अधिक उसकी अंबिका से ही बनती थी। धड़कते हृदय से वह घर के आंगन में खड़ी हो गई। सांकल खड़खड़ाने पर एक औरत बाहर आई। झुर्रियाँ पड़े चेहरे पर वह अपने पहचान के चिन्ह ढूंढने लगी। किससे मिलना है? वे बोली। जी, क्या यह सोनी चाची, मेरा मतलब है अंबिका का घर है? हेमा की बात सुनकर औरत के चेहरे पर अपनेपन के भाव नजर आए। हाँ, मैं ही अंबिका की माँ हूँ, पर आप कौन हैं? सोनी चाची, मैं हेमलता हूँ। आपको याद होगा, मैं यहीं अंबिका के स्कूल में पढ़ती थी। मेरे पिताजी का नाम शंभुनाथ तिवारी था। हम यहीं आपके पड़ोस में रहते थे। वह हुलसित होकर बोली। क्या? अरे क्या शंभू भैजी की बेटी हेमू तो नहीं है तू? हाँ चाची, मैं हेमू ही हूँ। उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। आगे बढ़कर उसने सोनी चाची के चरण स्पर्श किए। आहा हेमू, कितने सालों बाद देख रही हूँ तुझे। इतनी सी थी और अब देखो तो। चाची उसे हैरान होकर देख रही थी। चाची, अब मैं भी तो दादी बन गई हूँ, कहकर वह आगे बढ़कर चाची के गले लग गई। आज कैसे आ गई? चाची भी गले लगते हुए बोली। बस चाची, आप सबकी याद खींच लाई मुझे। आप सबसे मिलने आई हूँ। आजा आजा बैठ, कहकर चाची ने आंगन में खाट खिसका कर उस पर साफ चादर बिछा दी। चाची, आज तो सारा दिन मैं यहीं हूँ। जो गांव में है उन्हें बुला लो मिलने के लिए, और जो नहीं हैं उनकी खोज खबर और फ़ोन नंबर दे दो मुझे। आज आपके हाथ का खाना खाऊंगी, खेत खलिहान घूमूंगी चाची। एक दिन के लिए अपना बचपन जीने आई हूँ। अच्छा अच्छा, पहले चाय पानी तो पी ले, थक कर आई होगी। ड्राइवर को भी मूढ़ा देती हुई सोनी चाची बोली और चाय बनाने चली गईं। गांव में बहुत बदलाव आ गया था। बिजली आने से कई घरों में टीवी आ गए थे। घर के कोने में टेलीफोन भी सज गए थे और मोबाइल तो लगभग सभी के हाथों में नजर आ रहा था। लोगों की बातचीत में पहले की अपेक्षा नफासत घुल चुकी थी। शहर से आने वाली सड़क गांव में भी शहर का आभास खींच लाई थी। उसे खुशी हुई। बस लोग कम नजर आ रहे थे। लग रहा था कई घर तो जैसे खाली ही हैं। तभी चाची गिलासों में गर्म चाय ले आईं। बैठिए चाची और सबके बारे में बताइए। कहाँ हैं सब लोग? अंबिका कहाँ है? चाची भी खाट पर बैठकर चाय पीने लगी चुपचाप। चाचा कहाँ हैं चाची? वह थोड़ा झिझकते हुए बोली। चाचा आप कहाँ होंगे? चाची एक लंबी सांस खींचते हुए बोली। ओह, और दोनों भाई? एक दिल्ली में रहता है और दूसरा अहमदाबाद में। अब तो दोनों के बच्चे भी बड़े हो गए। आप नहीं जाती? लेकर गए थे दोनों, पर उनकी तरह की जिंदगी मैं नहीं जी पाती। उनकी शहरी पत्नियों के साथ तेरी ये गंवार चाची कहाँ चलेगी? वे झुर्रियों के बीच व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोलीं। और बाकी लोग कहाँ हैं? हेमा विषय परिवर्तन करती हुई बोली। अंबिका के बारे में बताइए चाची, कहाँ है वह, कैसी है? बाकी लोग भी सभी उम्र दराज हो गए हेमू। सीताराम पिछले साल चल बसा। उसे लीवर की बीमारी हो गई थी। ठुमा टिहरी में है। उद्धव शायद देहरादून में है। अब कौन आता है गांव? उनके घर में तो कोई रह भी नहीं गया है। मांडवी तो अपने पहले प्रसव के समय ही गुजर गई थी। सब ऐसे ही हो गया है। अब कहाँ वो गांव और कहाँ गांव वाले। मेरे जैसे लोग ही अब गांव में रह गए हैं। चाची की बातें सुनकर हेमू के अंदर बहुत कुछ दरकसा गया। उसका बचपन उसकी स्मृतियों में जैसा था वैसा ही ठीक था। गांव आकर तो वह छिन्न भिन्न होकर बिखर गया। उसकी किरचें उसे अब ताउम्र लहूलुहान करती रहेंगी। और अंबिका, वह कहाँ है चाची? चाची कुछ बोलने को थी कि तभी 18-20 साल की एक प्यारी सी लड़की सूट पहने हुए घर में दाखिल हुई। उसे देखकर लग रहा था वह कॉलेज से आ रही है। सुनीता, इधर आ, चाची उसे देखकर बोली। ये हेमू ताई जी हैं, सेवा लगा बेटी। सुनीता ने हेमू के पास आकर पैर छुए और खड़ी हो गई। अच्छा जा, तू कपड़े बदलकर खाना खा ले। सुनीता चली गई। ये कौन है चाची? ये अंबिका की बेटी है। अच्छा, वह हुलसित होकर बोली। तभी अंबिका की शक्ल आ रही है इस पर।
या आपके पास रहती है? हाँ, और कहाँ रहेगी? और कौन है इसका? मतलब चाची, दुर्बुद्धि आई थी उस दिन इसके माँ बाप को। उत्तराखंड आंदोलन में शामिल होने चले गए। दिल्ली जाना था। रास्ते में पुलिस ने रोका, भिड़ंत हो गई। विरोध करने पर पुलिस ने गोलियां चला दीं। अंबिका के बेटे को गोली लगी, वह वहीं खत्म हो गया। अंबिका का काफ़ी दिन तक तो कुछ पता नहीं चला। फिर अंबिका की लाश मिली जंगल में। उन दोनों के गम में उसके आदमी ने आत्महत्या कर ली। चाची की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हेमू स्तब्ध रह गई। उत्तराखंड आंदोलन से संबंधित जिस खबर को उसने महज खबर समझकर सुना था लखनऊ में, वह सब अंबिका के परिवार ने भोगा होगा, यह तो वह सोच भी नहीं सकती थी। ऐसे अनगिनत किस्से हैं आंदोलन के, जो उसने सिर्फ खबरों की तरह पढ़ी व सुनी, और उनके परिवारजन यह दर्द अभी तक झेल रहे हैं। सुनीता तब छोटी सी थी। चुप हो जाओ चाची, अब क्या हो सकता है? अब सुनीता ही आपकी अंबिका है। बोलते बोलते उसकी खुद की आंखें भी भर आईं। पता नहीं क्या हुआ होगा अंबिका के साथ। थोड़ी देर दोनों चुपचाप बैठे रहे, अपनी अपनी सोचों में गुम। शाम का धुंधलका होने लगा था। उसे वापस भी जाना था। चाची, धैर्य रखिए, वह उनकी पीठ सहलाते हुए बोली। चलती हूँ मैं, फिर आऊँगी। कहकर वह बोझिल मन से उठ खड़ी हुई। सोनी चाची भी खड़ी हो गईं। हेमा उनके गले लगी, चरण स्पर्श किए और ड्राइवर के साथ वापस चल पड़ी। कार में बैठकर हेमलता सोच रही थी। एक दिन के लिए अपना बचपना जीने गई थी और सारा बचपन बिखेर कर आ गई। ना आती तो उसके जहन में, उसकी यादों में वह हमेशा जिंदा रहता। अब टूटे बचपन की किरचें उसे शेष जिंदगी टीस देती रहेंगी। अब दोबारा क्या करने आएगी यहाँ, और क्या समेटने आएगी? सोचते सोचते उसकी आंखें अनायास ही बहने लगीं। वह जितना पूछती उतना ही आंखें और बरस जातीं। उसका दिल कर रहा था वह इन पहाड़ों, इन घाटियों से गले मिलकर फूट फूट कर रोए। कार तीव्र गति से सर्पीली सड़कों पर भागी चली जा रही थी। शायद अब उसके जीवन की यह आखिरी पहाड़ी यात्रा थी। जाते समय ये ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां उसे कितना रोमांचित कर रही थीं, लेकिन वापसी में उसके दिल की ही तरह सारी फिजा भी दुखी थी। आज की उसकी सुबह जितनी प्रफुल्लित थी, आज की उसकी शाम उतनी ही उदास थी। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की कहानी एक उदास शाम। कहानी में लेखिका सुधा जुगरान जी ने हेमलता के माध्यम से संकेत किया है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है, किंतु प्रगति के नाम पर जो परिवर्तन हो रहे हैं उनमें बहुत कुछ मूल्यवान भी छूटा जा रहा है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।